मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी है। इसी के नाक के नीचे है हजारों लाख करोड़ का जो है पैसा है वो यहाँ से लेकर खाते। इसी मोदी जी के पहले इन्होंने कहा कि हम जो है नोटबंदी से जो है काला धन लेकर आएंगे। मोदी जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपने 1 लाख करोड़ भी आपने काला धन नहीं निकाला और बल्कि पूरे देश की जनता को आपने जो है लाइनों में लगाकर और कम से कम 125 से ज्यादा लोगों को आपने देश में मार दिया। आप हत्यारे हैं, आपने नोटबंदी के नाम पर मारा, आपने महंगाई के नाम पर इस जनता को मारा, आपने जो है यहाँ पर जो है बेरोजगारी के नाम पर बेरोजगारों को मारा, आपने डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी इस भारत को जो है वो 10 पायदान है वो नीचे गिरा दिया। ये काम है वो आपने किया। आपके पास में देश को चलाने की नीति नहीं है। यही कारण है कि पिछले 45 वर्षों के ये जो डेटा है इनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और आपके शासनकाल में बैंकों का एनपीए इतना बढ़ा कि जो 2.35 लाख करोड़ का एनपीए था वो 13.5 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए है वो बैंकों का बढ़ेगा। मोदी जी, आप इस देश को है जो विकास की ओर नहीं बल्कि पतन की ओर है वो ले जा रहे हो। मोदी जी, आप इस देश को विकास की ओर नहीं ले जा रहे हो, आप इस देश को है वो पतन की ओर है वो ले जा रहे हो। इसलिए हम आपसे केवल इतनी सी गुजारिश करते हैं, हम आपसे इतनी सी गुजारिश करते हैं कि आप जो है इस देश को नहीं चला सकते, या तो आप शांतिपूर्वक तरीके से इस गद्दी को वो छोड़ दीजिए, और यदि गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो आप चुपचाप अपना कार्यकाल पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब प्रत्येक पूरे भारत में प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में है वो शाहीन बाग सज गया है। जो आप कहते थे कि हमारी जो मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको बोलना नहीं आता, अब बोलना नहीं बल्कि जो राजनीति है वो मुस्लिम। क्योंकि इन गद्दार कहने वालों से मैं कहना चाहूंगा, इस मुल्क ने जब भी पुकारा, अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आकर इस मुल्क पे कब्जा किया, तो इस मुल्क ने जब भी पुकारा तो टीपू सुल्तान पैदा होने वाले हम ही थे। इस मुल्क ने तो जब भी अंग्रेजों से आजादी की बात आई तो टीपू सुल्तान कौन था? बोलिए, हम थे। बोलिए, कौन था? अरे गांधी ने जब पुकारा तो अब्दुल गफ्फार सीमन गांधी कौन थे? बोलिए, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा तो शहनवाज बन के कांधे से कांधा लगाने वाले कौन थे? शिवाजी ने जब पुकारा तो गाजी हैदर बन के उनकी रक्षा करने वाले कौन थे? अरे झांसी की रानी ने जब पुकारा तो उनके तोपची बन के और उनका सेनापति बन के मोहम्मद गौस और इलाही बख्श बन के सामने आने वाले कौन थे? बोलिए, कौन थे? जब इस मुल्क में भजन लिखे गए, आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जो 5 भजन सबसे ज्यादा मशहूर है वो किसकी आवाज में है। यहाँ पर जब राम और शाम के भजनों को अपनी सुरीली आवाज देने पड़ी तो उन भजनों को आवाज देके उन भजनों को अमर बनाने वाले मोहम्मद रफी कौन थे? बोलिए, कौन थे? अरे देश की जब सुरक्षा की बात आई, 1965 में सुरक्षा कोष बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लड़ाई में सारा धन खत्म हो गया था। उन्होंने आवाज दी कि इस मुल्क को रक्षा के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर इतनी सल्तनतें थी लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन उस वक्त 5 टन सोना देने वाले हैदराबाद के मीर उस्मान अली कौन थे? बोलिए, कौन थे? जब सुभाष चंद्र बोस ने 23 जनवरी 1947 को फौज बनाई और यहाँ के रियासत से कहा कि मुझे इस देश को आजाद करना है, आप लोगों को देखेंगे, मुझे इस देश में एक फौज खड़ी करना है सैनिकों के खिलाफ, सारी रियासतें, सारी बड़ी बड़ी रियासतों ने हाथ खींच लिया। लेकिन उस समय 1947 में 1 करोड़ 22 लाख रुपया देने वाला अब्दुल हमीद कौन था? बोलिए, कौन था? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, जब संविधान सभा में जाने वाले थे, उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। इन मनुवादियों ने
बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान में जाने नहीं दिया। हमारे महाराष्ट्र से वो चुन के नहीं गए। जिस संविधान को बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे हैं, उस संविधान में अंदर जाने का दरवाजा खोलने वाले बंगाल के मुसलमान कौन थे? बोलिए कौन थे? महात्मा फुले, जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए सबसे पहली स्कूल खोली। एक इतिहास की बात भी आप लोग याद रखिए। महाराष्ट्र में महाज्योतिबा फुले ने जब ओबीसी समाज के लिए पहली स्कूल खोली, तो स्कूल के लिए कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ। आज जो ओबीसी समाज बड़ी बड़ी औहदों पे बैठा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात को समझो कि आपकी तरक्की में मुसलमानों की क्या योगदान है। जब महात्मा फुले ने स्कूल खोलने को कहा, तो इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने, इन मनुवादी ताकतों ने उनको जमीन कोई नहीं देगा ऐलान कर दिया। लेकिन जो महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के लिए पहली स्कूल खुली है, उस स्कूल को जमीन देने वाला उस्मान शेख कौन था? बोलिए कौन था? जब उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने तो आपको दिए, कहा है कि हम 11 तारीख को ज्योतिबा फुले की बीवी माता सावित्री बाई ने जब ओबीसी समाज की औरतों के लिए स्कूल खोली, तो इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने फतवा दे दिया था कि कोई भी ऊंची जाति का वहाँ पढ़ाने नहीं जाएगा। ये इतिहास है, ये तारीख है कि जब वो पहली स्कूल में टीचर नहीं मिली, तो ओबीसी समाज को पढ़ाने वाली फातिमा शेख कौन थी? बोलिए कौन थी? ये हमारा इतिहास है। इस मुल्क को आजादी के लिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक के हजारों हमारे हाफिजों ने, उलमाओं ने फांसी के पन्ने को चूमा है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक के झारखंड चले गए थे। और तुम हमें गद्दार कहते हो? अरे तुम तो देश के बेचने वाले हो। बोल सकती है ना, चाहे की औरतों के इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारी तो सोच ही गंदी है। उम्मीद है कि सरकार आपसे आप कैसी उम्मीद करते? मैं मोदी जी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो हमसे है, इस भारतीय जनता से है, जिन्होंने ऐसी सोच वालों को वहाँ चुन के दिया जिनके दिमाग में ही गंदगी है। एक मजेदार बात बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ अमेरिका से प्रेसिडेंट आए और उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया की कुछ अच्छी चीजें देखना है, तो कहाँ ले जाएंगे? मोदी जी ट्रम्प को ले जाएंगे लाल किला। किसने बनाया? तो बोले अकबर ने। बोले और कुछ दिखाओ, तो बोले कुतुब मीनार देखो। किसने दिखाया, बनाया? तो मोदी जी बोले कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद बोले ताजमहल दिखाओ। अब ताजमहल दिखाए, बोले किसने बनाया? तो बोले शाहजहां ने। मोदी जी तुमने 6 साल में क्या बनाया? मोदी जी बोले मैंने शौचालय बनवाया। अरे जिसकी सोच शौचालय के ऊपर नहीं है, जिसकी सोच शौचालय के ऊपर नहीं जाती, तो हमारी माँ बहनों को अगर गंदी जबान से बात करते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये इस्लाही बात से हमें राज करना चाहते हैं, हमने सोचा ही नहीं। देखिए, एक दिन आप लोगों के नाम नजर कर रहा हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है, लेकिन हमने सोचा नहीं। जैसे हर एग्जाम में मेरी माँ बहनें हैं, बच्चों के एग्जाम होते हैं, पहले 3 मई 6 मई, उसके बाद फाइनल, उस तरह हमारे एग्जाम हुए। कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, लेकिन हमने उसको पास नहीं किया। ये फाइनल है, फाइनल। अगर इससे पीछे हटेंगे तो हमारे आने वाले मुस्तकबिल का कोई मालिक नहीं रहेगा। इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूँ और इससे आज आप समझ के अभी तक नहीं समझे थे। हमने सोचा कि हमारे हालात बदल सकते थे।
हमने सोचा ही नहीं हमारे हालात बदल सकते थे, हमारे आंसू उनके आंखों से निकल सकते थे। अरे हम तो ठहरे हुए झील की पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। और इंशाअल्लाह ये माए बहने, ये शाहीन बाग, मुझे तवारीख में बहुत दिलचस्पी है। मैं इतिहास को, हिस्ट्री को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा, मैंने फातिमा ज़हरा को पढ़ा, मैंने हज़रत ज़हरा को पढ़ा, मैंने हज़रत महल को पढ़ा, जिसमें हज़रत महल कौन थी बताइए। ये औरतों को जो बोला जाता है कि तुम अपनी औरतों को घरों में रखते हो, उनको बूथे में रखते हैं, हम शाहीन बाग की सरजमीं से बताना चाहते हैं कि ये हमारी ख़वातीनें जो बूथे में रहती है, जो कभी घर से नहीं निकलती, जब बाहर निकलती है तो तवारीख बदल देती है। अरे ये जब चाहे तो रबिया सुल्तान बन जाती है, ये चाहे तो बीवी बन जाती है, ये चाहे तो वो और की रानी हज़रत महल बन जाती है, जिसने आजादी की लड़ाई में सुनिए हज़रत महल अवध की रानी जब आजादी की लड़ाई हुई और ताकतों ने उनको आवाज दिया कि तुमको हमारी लड़ाई में मदद करना है, अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराना है, तो 22,000 सैनिक और 148 तोपे लेके मैदान में आने वाली और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली हमारी हज़रत महल भी आप थे। हम ये बताना चाहते हैं, मैंने सिर्फ इतिहास में पढ़ा हूँ, मैंने तवारीख में पढ़ा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी रबिया सुल्तान से मिलूं, कभी चांद बीवी से मिलूं, कभी हज़रत महल से मिलूं, कभी झांसी की रानी से मिलूं। वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि शाहीन बाग की इस माँ बहनों को देख के मेरी हसरत पूरी हो गई। यहाँ झांसी की रानी भी है, यहाँ हज़रत महल भी है, यहाँ जीनत महल भी है। बस ये लेकर आ गए कि अब हम जो है इनको दे देंगे, उनको दे देंगे और एक अफवाह मना ही कर दिया, मतलब ना कर दिया। तो ये क्या है? यहाँ के आयोजक से भी मैं बात करना चाहता हूँ। मैं खुद जब नागपुर से निकला अपने घर से, एक ऐसा माहौल सुबह से 10 खून आ गए, एक ऐसे अफवाहें पूरे इंडिया में फैलाई जा रही है, पूरे मुल्क में फैलाई जा रही है कि शाहीन बाग में क्या, मेरे अंदर एक सवाल है, शाहीन बाग में ऐसा हो रहा है, शाहीन बाग में वैसा हो रहा है। यकीन जानिए सुबह से 10 बार सही बच्चे फोन आ गए। मैंने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ तो सब लोग मिल के सारे मजहब के लोग SC ST आदिवासी OBC हर कोई यहाँ मिल के कांधे से कांधा मिला के यहाँ पर इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है। मैं इन तमाम अपने भाइयों को, अपने मूल निवासियों को सलाम करना चाहूँगा। एक आखिरी बात बोलते हुए मैं कहना चाहूँगा, हर किसी का, और वो बात ये है, अपने प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, सबकी इज्जत मैं जब यहाँ आया अगर वो कुछ ऐसा करेंगे मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे व्हाट्सएप पे हम लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते हैं कि जो कुर्बानियाँ हमारी यहाँ पर हमारे सिख भाई दे रहे हैं, हिंदू भाई दे रहे हैं, भी मारने वाले दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने यहाँ पर जो यहाँ के मैनेजमेंट को लगे हुए जो हमारे सिख भाई थे उनके साथ फोटो खिंचाया। मैंने यहाँ के चंद लोगों के साथ जो यहाँ के मैनेजमेंट देख रहे हैं उनके साथ फोटो खिंचाया। यकीन जानिए जितनी खुशी मुझे PM और CM के साथ में फोटो खिंचाने में नहीं होती थी, ये भाइयों के साथ खिंचाने में वक्त की कमी है। मेरी ट्रेन का वक्त है, आप लोगों के साथ ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी है, इस मुल्क पे गोशे गोशे पे अपना अधिकार है। इस पैगाम के साथ जाना चाहूँगा, बड़ा के हाथ चमन से छीन लो खुशियाँ अपनी, बड़ा के हाथ
चमन से छीन लो खुशियाँ अपनी, हमारा भी हक है, बहारों पे झिझकते क्यों है। अब हम बोले झिझकते हैं, बस करने हैं, बोलिए जाग गए हम, लोग आ ही रहे यहाँ पे जाग गए हम, और दोनों तरफ जाग गए हम, खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। महिलाएं बैठी अस्सलाम वालेकुम। उस तरफ और में है उधर मुस्लिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बैठे हुए लगातार इन सबका सवाल। अभी हमारे बीच में फेमस म्यूजिशियन एंड पोएट सुमंगला दामोदरन जी हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। तो इनको जानना भी है कि इनका कब आएगा। तो यहाँ पे लगातार लोग अपने सवालों के साथ खड़े हैं, अपने जवाब को मांग रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, एक दिन बाद यहाँ पे इलेक्शन होने वाला, 8 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। 11 तारीख के बाद इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसका भी इन्हें तो कहीं ना कहीं कानो कान भनक लग चुकी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे और अपने मौलाना बजाए साथ यहाँ पे बने हुए हैं कि इन्हें CAA और सरकार को वापस लेना होगा। शाहीन बाग आने के पीछे मेरा मकसद यही था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस जनता को जो है, इस देश की जनता को, लोग यहाँ खुद इसलिए आना चाह रहे साथियों, हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वक्ताओं की जो लाइन है वो लंबी है, तो मैं ज्यादा जो है वो टाइम नहीं लेते हुए एक जो बात है वो विशेष रूप से जो मोदी जी और जो इनके जो अमचे चमचे इर्द गिर्द जो बैठे हुए जो बातें करते हैं ना, तो उनके लिए जो 500 और 700 रुपए की बात करते थे, तो जनाब ये एक छोटा सा शेर है वो उनके लिए है। ये शाहीन बाग की औरतें हैं जनाब, ये शाहीन बाग की औरतें हैं। जो वादा किया था मोदी ने, कोई दलाल थोड़ी है, खड़े उतरा। ये शाहीन बाग की औरतें हैं, कोई दलाल थोड़ी है जो आपके 500 रुपए के लांछन में है वो बिकने वाली है। ये बिकने वाली नहीं है, ये बिकने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी जो वाणी है इसको विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय कलाम। वो काला कानून है, उसको वापस लेनी पड़ेगी, लेकिन वो तो कह नहीं रहे वो हटाएंगे नहीं। हटानी पड़ेगी उसको। तो अमित शाह ने गृह मंत्री उन्होंने कह दिया कि हम नहीं हटाएंगे। तो हम भी ये धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। वो बोला था कि 11 के बाद 1 घंटे में खाली करवा दूंगा, उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं। लगातार शाहीन बाग आने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भली लड़ी जा रही है, लेकिन इस चुनाव को कहीं ना कहीं सेंटर शाहीन बाग कर दिया गया। शाहीन बाग एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया गया। हर इंटरव्यू चाहे अरविंद केजरीवाल की हो चाहे मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, लगातार उनसे ये सवाल किए जाते हैं कि आप शाहीन बाग पे क्या बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल से ये पूछा जाता है कि क्या आप शाहीन बाग के साथ है। तो आखिर दिल्ली का चुनाव जहाँ 70 विधानसभा सीट है और झारखंड से भी छोटा दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र आप देखेंगे, महज 70 सीट के चुनाव में अगर विकास के चुनावी मुद्दे ना हो तो चुनावी मुद्दे आपको नजर आएंगे शाहीन बाग। शाहीन बाग क्या इतना बड़ा सच में चुनावी मुद्दा लगता है? फिलहाल हम हर प्रदेश में देखते हैं कि लोग अपने अपने मांगों के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, हर जगह अलग अलग तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। हम धीरे धीरे चल के बाहर निकलेंगे और बाहर भी आपको नजारा दिखाते हैं कि शाहीन बाग का क्या नजारा होगा, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। तो लगातार हर जगह पे लोग जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोटेस्ट, अलग अलग मांगों के साथ प्रोटेस्ट करते हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे तो किसी और चीजों पे प्रोटेस्ट हो रही है, झारखंड में कई जगहों पे किसी और चीजों को लेकर प्रोटेस्ट होती है। तो संविधान हमें ये अलाउ करता है कि हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन शांति से। अगर यहाँ पे शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार अगर इसको चुनावी मुद्दा बना रही है कि शाहीन बाग एक चुनावी मुद्दा है, 11 तारीख के बाद हम इसे देख लेंगे या 8 तारीख के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक की खबरें ये भी आ रही थी कि अगर इस इलाके में चुनाव ठीक से नहीं होता है तो इस क्षेत्र के चुनाव को हम खत्म कर देंगे, यहाँ पे बाद में चुनाव करवाएंगे जब यहाँ के हालात शांति से होंगे। फिलहाल जब मैं धीरे धीरे चल रही हूँ और लोगों से जब मिल रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों के अंदर जरूर आक्रोश है, लेकिन अभी तक मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि लोग उग्र हो रहे हैं।
मैं बहुत आराम से चल के आपको शाहीन बाग का सारा नजारा देख रही हूँ। अगर आप देख रहे हो मेरे को अंधेरा है, यहाँ चारों तरफ लाइट है, मेरे चारों तरफ लोग हैं। यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, अपने कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और जो यहाँ भीड़ आ रही है वो लगातार अपने आती है, यहाँ पे बैठते हैं और एक साथ होकर अपने शब्दों के साथ अपना विरोध जताते हैं। सीए के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं, एनआरसी के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। सरकार इस चीज को कैसे ले रही है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात करें तो चुनाव आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ शाहीन बाग में भी एक अलग सा चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया, फिलहाल अगर आप मेरे नजर से देखेंगे तो यहाँ लोग बहुत आराम से आ रहे हैं, बहुत आराम से अपने विरोध को जता रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं और अपने भाई बहन रिश्तेदारों के साथ आ रहे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ सुरक्षा का भी एक अलग सा इंतजाम किया गया है, तो पूरे सुरक्षा के साथ आप अंदर आ रहे हैं। चाहे महिलाएं हो, खुद रात में मैं 9 बजे यहाँ पे खड़ी हूँ, 9 बजे खड़े होकर मैं रिपोर्टिंग अगर कर रही हूँ और सेफली मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं, आप भी बहुत आराम से शाहीन बाग आइए और अपने विरोध, अगर आप सीए एनआरसी के खिलाफ तो आप अपने विरोध को जता सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भय का कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार जो है, मौजूदा सरकार इसको इतना बड़ा अगर इशू बना रही है तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या दिल्ली में कोई और चुनावी मुद्दा नहीं था? क्या विकास